हाँ बेटा, लास्ट क्लास में पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर हो गया था, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी पढ़ ली थी, कोशिका सिद्धांत पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम जो इससे अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। क्या नाम है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल। अब इसको आराम से समझिएगा पहले कोशिका भित्ति या सेल वॉल के बारे में। अब यहां पर नाम से ही आपको पता चल रहा है कोशिका भित्ति मतलब किसी भी कोशिका का जो सबसे बाहर का आवरण होता है, सबसे बाहर की जो सेफ्टी लेयर होती है, सुरक्षात्मक स्तर होता है, उस सुरक्षात्मक स्तर को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। और सबसे पहले कोशिका भित्ति की बात करें तो इसकी खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो कोशिका भित्ति की खोज जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 में। 1665 में सेल वॉल सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई। फिर उसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि यदि जीवाणु कोशिका हो, यदि बैक्टीरिया सेल हो, तो जीवाणु कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। बट किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। और जीवाणु के बाद बात करें जो कवक की, जिसका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कवक कोशिका में जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से। और कवक के बाद में जो पादप कोशिका की बात करें, किसकी बात करें? पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका में किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। अब आप में से कोई बताएगा कि जंतु कोशिका में किसकी बनी होती है? उसको 100 रुपए इनाम है मेरी तरफ से। बताओ, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट। और एक सबसे छोटा जीव है, मैं उसका रासायनिक मुझे बताना था। जंतु को एक सबसे छोटा जीव होता है, इसका नाम क्या होता है? माइकोप्लाज्मा, जिसको जंतु जगत का जोकर भी कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा में भी कोशिका भित्ति क्या होती है? एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। तो ये तो हो गया कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन कि कोशिका भित्ति बनी किससे होती है, कोशिका भित्ति निर्मित किससे होती है। तो सबको बेटे ज्ञान रखना है, जीवाणु कोशिका में तो किसकी? कवक में किसकी? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, और माइकोप्लाज्मा में भी क्या होती है? एब्सेंट। ये इसका क्या है? रासायनिक संगठन है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो कोशिका भित्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं। और हम बात करें कोशिका भित्ति की तो ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ये कितनी कोशिकाओं को आपस में, रिकॉर्डिंग तो चल रही है, हाँ ये बंद करना चाह रहे थे, पर वो रिकॉर्डिंग में फिर क्या सही नहीं आता है, ठीक है। तो हम बेटा बात करें कोशिका भित्ति की, तो जैसे ये दीवार है, ये बीच में दीवार है, इस दीवार से उधर एक और कमरा है, ये भी कमरा है, तो इन दोनों कमरों को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रही है? दीवार कर रही है, भिंत कर रही है, जिसको भित्ति कहा जाता है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि दो कोशिकाओं को अलग अलग करती है, या दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का क्या करती है? काम करती है। तो कोशिका भित्ति की बात करें तो इसका काम क्या होता है
कि दो कोशिकाओं को, जो आमने सामने की कोशिकाएं हैं, उन आमने सामने की कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। जैसे ये कोशिका ए है और ये कोशिका क्या है, बी है, और ये दोनों कोशिकाएं आमने सामने हैं, एक दूसरे के सम्मुख स्थित है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में स्थित है। तो इन दोनों कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य, या नेगेटिव देखें तो दोनों को अलग करने का कार्य कौन करती है, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति का जो पहला प्रकार होता है जो दोनों को अलग करता है, उसका नाम होता है मज्जे पटलिका। नाम क्या, मज्जे पटलिका। इंग्लिश मीडियम का हो तो मिडल लेमिली, मध्य पटलिका, या इसको क्या कहा जाता है, मिडल लेमिली। जब मध्य पटलिका का मतलब क्या है कि जैसे एक खेत है आपके घर में या आपके गांव में, ये कोई बड़ा सा खेत है और इस खेत में अभी तक दोनों भाई साथ में है तो बड़ा है, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है। भाइयों में तो क्या लड़ाई होती है, भाभियों में हो जाती है, महिलाओं में हो जाती है। वो सुना होगा, पुष्कर जैसी रोड नहीं घाटियां डरा देती है, और भाइयों जैसा प्यार नहीं भाभियां लड़ा देती है। तो लुगाइयों में लड़ाई हो जाती है। वो कहती है मैं तो एक भी दिन इसके साथ नहीं रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो खेत का विभाजन करना पड़ेगा, और विभाजन करना पड़ेगा तो खेत के बीचों बीच में हम क्या बेटा, क्या खींचनी पड़ेगी, दीवार। इसके मध्य में एक पट खींचना पड़ेगा, एक दीवार खींचनी पड़ेगी, एक कुछ वॉल खींचनी पड़ेगी। तो ये एक कोशिका जो होती है, या कोशिका को विभाजित करने का काम कौन करती है, मज्जे पटलिका। क्या इनके बीच में है, बीच में तो नाम क्या हो गया, मज्जे। उनके बीच में हमने क्या बनाया, पट खींचा, दीवार खींची, भित्ति खींची, वॉल खींची, सेप्टम खींचा, तब नाम क्या हो गया, मज्जे पटलिका। क्या नाम हो गया, मज्जे पटलिका। तो ये दो कोशिकाओं को अलग करने का काम जो करती है उसका नाम क्या होता है, मज्जे पटलिका। और जो मज्जे पटलिका होती है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनी होती है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है। आप सभी लोग जानते हैं कैल्शियम कठोर होता है। कैल्शियम क्या होता है, कठोर। तो ये किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से। और कैल्शियम मैग्नीशियम के पैक्टेट से बनी होती है तो कच्चे फल कठोर होते हैं, क्योंकि कच्चे फलों में ये उपस्थित होते हैं। कच्चे फल क्या होते हैं, कठोर। पूछा जाए कच्चे फल कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैकेट से। जैसे विद्यार्थियों केरी है, उस केरी को आप अपने हाथ से नहीं तोड़ सकते, उसको तोड़ने के लिए कटर की क्या होती है, आवश्यकता। उसको हाथ से क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसमें बेटा कौन पाई जाती है, मज्जे पटलिका पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन जैसे ही फल पकते हैं ये मज्जे पटलिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और आम जो होता है, आम के ऊपर की झिल्ली को आप आसानी से क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो जो फलों की भित्ति कठोर क्यों होती है, कच्चे फलों की, उसका कारण होता है कि उनमें कौन पाई जाती है, मज्जे पटलिका, जो किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से। तो इतना ही ज्ञान रखना है कि दो कोशिकाओं को अलग करने का काम जो करती है वो कौन होती है, मज्जे पटलिका होती है। अब मज्जे पटलिका के अंदर की तरफ एक और स्तर पाया जाता है, आपको तो दिख जाएगा, रिकॉर्डिंग में नहीं दिखेगा। अंदर की तरफ एक और स्तर पाया जाता है, उसका नाम होता है प्राथमिक भित्ति। तो कौन सी भित्ति, जो अंदर की ओर मैं स्तर बना रहा हूं, इस स्तर का नाम क्या है, प्राथमिक भित्ति। सबसे अंदर वाला तो मज्जे पटलिका, और मज्जे पटलिका के अंदर कौन पाई जाती है, प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल। और प्राथमिक भित्ति के अंदर एक और स्तर पाया जाता है जिसका नाम होता है द्वितीयक भित्ति या सेकेंडरी वॉल। और ये सब जो मिलकर के जो संरचना बनाते हैं, इसका नाम क्या हो गया, द्वितीयक भित्ति। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति।
तो कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है वो तो आपको पता चल गया विद्यार्थियों। बेटा जीवाणु में किसकी, कवक में किसकी, और बेटा पादप में, जंतु में, माइकोप्लाज्मा में। और कोशिका भित्ति का स्तर देखें तो बेटा कौन होता है, जो मध्य पटलिका के अलावा दूसरा कौन सा, और प्राथमिक भित्ति के अलावा, और सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कोशिका भित्ति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, कोशिका। अब इसमें कोशिका भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर जो है उसका नाम क्या है, मैंने बताया क्या है, मध्य पटलिका। जो कठोर क्यों होती है, क्योंकि किससे मिलकर बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेप्टाइड से। इसीलिए कच्चे फल क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अब जैसे ही फल पकते हैं मध्य पटलिका नष्ट हो जाती है, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेप्टाइड बचता ही नहीं है। नहीं बचने के कारण पक्के फल जो होते हैं वो कोमल हो जाते हैं। आप में इसको बताएगा ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने का कार्य करता है। हाँ बिल्कुल, गैसीय हार्मोन है वो, इथाइलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन जो होता है फलों को क्या करता है, पकाने का कार्य करता है। तो ये लिखिएगा, कोशिका भित्ति लिख के उतारिएगा। हाँ, एक ये कोशिका भित्ति का भाग है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति तीनों मिलकर कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। जैसे दीवार है, इस दीवार में पत्थरों के अलग अलग स्तर है, यूं नहीं कि केवल एक ही लेयर है, नहीं, या 2-3 लेयर बनी हुई है, एक प्रकार का स्तर है ये। मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति जो होती है इनको कोशिका भित्ति के स्तर कहा जाता है, या लेयर्स ऑफ द सेल वॉल कहा जाता है। बंद करूं क्या, पंखा चलाना है? ये चलाऊं? उतार लिया भाई। लिख लिया बेटा? अब हेडिंग लिखिए, कोशिका भित्ति के स्तर। देखो, कोशिका भित्ति के स्तर। देखो, कोशिका भित्ति के स्तर। और कोशिका भित्ति के स्तर में नंबर 1 लिखो, मध्य पटलिका या मिडल लैमेली। देखो, मध्य पटलिका। इंग्लिश में मिडल लैमेली, MIDDLE LAMELLAE, मिडल लैमेली।
कुछ मिडल लेमिली। लिखो यह कोशिका भित्ति का, यह कोशिका भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। यह कोशिका भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। यह कोशिका भित्ति का सबसे आंतरिक स्तर होता है। सबसे आंतरिक स्तर होता है। यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पेक्टेट, यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पेक्टेट से निर्मित होता है। यह कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पेक्टेट से निर्मित होता है। संदीप जी थैंक यू सो मच। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पेक्टेट से निर्मित होता है। देखो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के पेक्टेट से निर्मित होता है, निर्मित होता है। लिखो जिसके कारण कच्चे फल कठोर होते हैं। पेक्टेट एक रासायनिक पदार्थ होता है जो सेल्यूलोज होता है। देखो जिसके कारण कच्चे फल कठोर होते हैं, जिसके कारण कच्चे फल कठोर होते हैं, जिसके कारण कच्चे फल कठोर होते हैं। अब ये चित्र बनाओ। बेटा तीन स्तर है मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। सबसे आंतरिक मध्य पटलिका, उससे दोनों और प्राथमिक और बाहर की तरफ द्वितीयक। बेटा उतार लिया? थोड़ा जल्दी उतारो भाई। सबसे अंदर मध्य पटलिका, उससे बाहर प्राथमिक भित्ति और उससे बाहर द्वितीयक भित्ति। आगे लिखिएगा। अब हेडिंग लिखो प्राथमिक भित्ति। देखिए प्राथमिक भित्ति, हाँ नंबर 2 प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वाल। प्राथमिक भित्ति। और प्राथमिक भित्ति में लिखो यह सेल्यूलोज, यह सेल्यूलोज व पेक्टिन से बना स्तर होता है।
यह सेल्यूलोज व पेक्टिन से बना स्तर होता है। यह सेल्यूलोज व पेक्टिन से बना स्तर होता है। सेल्यूलोज व पेक्टिन, यह सेल्यूलोज व पेक्टिन से बना स्तर होता है। सेल्यूलोज व पेक्टिन से बना स्तर होता है। इसमें वृद्धि व प्रसारण, इसमें वृद्धि व प्रसारण का गुण पाया जाता है। इसमें वृद्धि व प्रसारण का गुण पाया जाता है। प्रसारण का मतलब फैलना, वृद्धि व प्रसारण का गुण पाया जाता है। नंबर 3 लिखो द्वितीयक भित्ति। लिखो द्वितीयक भित्ति। नंबर 3 में लिखो द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति में लिखो यह हेमीसेल्यूलोज, यह हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज कोमा लिग्निन व सुबेरिन से बना स्तर होता है। यह हेमीसेल्यूलोज कोमा लिग्निन व सुबेरिन से बना स्तर होता है। सुबेरिन से बना स्तर होता है। इसमें वृद्धि व प्रसारण, इसमें वृद्धि व प्रसारण का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें वृद्धि व प्रसारण का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें वृद्धि व प्रसारण का गुण नहीं पाया जाता है। हाँ जी, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सेल वॉल को कठोरता प्रदान करने का कार्य करते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अरे बेटा इसको पूरा तो होने दो, पूरा होने के बाद कल आप आए नहीं क्लास में, कल आप क्लास में आए नहीं क्या, तो वहां टॉपिक पूरा होने के बाद क्वेश्चन नहीं करवाया, तो फिर क्यों चिंता करो बेटा। अब इसको पूरा तो होने दो, पूरा होने के बाद करेंगे क्वेश्चन। हर टॉपिक पूरा होने के बाद में उसका क्वेश्चन होगा, पूरा काम है अभी। ठीक है, आगे लिखो कोशिका भित्ति के कार्य। लिखो कोशिका भित्ति के कार्य। लिखो कोशिका भित्ति के कार्य। और नंबर 1 लिखो यह कोशिका को निश्चित आकृति, यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। अब ये निश्चित आकृति और आकार प्रदान करने का क्या मतलब होता है कि जैसे ये कमरा है और इस कमरे के चारों ओर जातियों दीवार बनी हुई है, इस दीवार के कारण इस कमरे की एक निश्चित शेप है कि 10 बाई 15 फीट का है, 15 बाई 20 फीट का है। अगर ये दीवार नहीं होती तो आप इतने संकुचित होकर नहीं बैठते, आराम से दूर दूर के फैल के बैठ सकते थे। तो इस कमरे को एक निश्चित रूप देने का कार्य, फॉर्मेट देने का काम कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। जैसे कल मैंने आपको चित्र के द्वारा बताया था, इस प्रकार से जो सबसे बाहर का स्तर होता है, ये सबसे बाहर का स्तर क्या हो गया? कोशिका भित्ति। इस कोशिका भित्ति ने इस कोशिका को एक निश्चित क्या किया? आकार प्रदान किया। एक निश्चित आकार प्रदान करने का काम कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। नंबर 2 लिखो यह कोशिका की बाह्य आघातों, यह कोशिका की बाह्य आघातों, यह कोशिका की बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। बाह्य आघातों मतलब खतरों,
यह कोशिका की बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 3 लिखो, यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों, यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों, यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों, यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब आपने ये कोशिका भित्ति पढ़ी। इस कोशिका भित्ति के अंदर का जो स्तर होता है उस स्तर का नाम क्या होता है? कोशिका झिल्ली। अच्छा, कोशिका भित्ति से क्वेश्चन ये आता है, सेल्यूलोज, पेक्टिन और उनसे आता है। कवक की कोशिका भित्ति किससे? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कोशिका भित्ति में। क्वेश्चन आ गया, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। पहला ऑप्शन सेल्यूलोज, दूसरा काइटिन, तीसरा हेमीसेल्यूलोज, चौथा लिग्निन। तो कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से। या किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? विद्यार्थियों, निम्न में से कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पहला ऑप्शन हो गया जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा पादप, चौथा जंतु। तो अनुपस्थित किसमें होती है? जंतु में। सीधा सीधा यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो बाहर व्हाइट वाला आवरण दिखाई दे रहा है, यह आवरण तो क्या बेटा कहलाता है? सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और इसके अंदर वाला जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है, यह आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। यह आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली, या इसको क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति क्या होती है? अब्सेंट होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। तो कोशिका झिल्ली की स्थिति की बात करें कि कोशिका झिल्ली कहां पाई जाती है, तो स्थिति की बात करें तो ये पादप कोशिका में तो ये किसके अंदर पाई जाती है? कोशिका भित्ति के अंदर की ओर पाई जाती है। आपको व्हाइट व्हाइट जो लेयर दिखाई दे रही है, कौन सी भित्ति है? कोशिका भित्ति। इसके अंदर येलो जो दिखाई दे रही है कौन है? कोशिका झिल्ली। तो जो पादप कोशिका में तो किसके अंदर पाई जाती है? कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती ही नहीं। जंतु कोशिका में तो व्हाइट लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाला स्तर मौजूद ही नहीं होता है। और ये वाला स्तर मौजूद नहीं होता है तो जंतु कोशिका में सबसे बाहरी स्तर का नाम क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती। तो पहला पॉइंट आपको ये ज्ञान रखना है कोशिका झिल्ली में कि विद्यार्थियों, पादप कोशिका में तो ये किसके अंदर पाई जाती है? ये कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली क्या होता है? सबसे बाहरी स्तर होता है, सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। अब अभी आपने पढ़ा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के कार्य या सभी में कोशिका भित्ति के कार्य। अब विद्यार्थियों, जंतु कोशिका में तो सेल वॉल है ही नहीं, इसलिए जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति के कार्य थे, अब वो काम कौन करेगी? कोशिका झिल्ली करेगी। क्योंकि प्लांट में तो बाहर कौन थी? सेल वॉल थी, लेकिन हमारे अंदर तो कोशिका भित्ति होती ही। तो फिर जो हमारे को निश्चित आकृति और आकार कौन प्रदान करेगी? कोशिका झिल्ली। तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली का क्या काम है? कोशिका को निश्चित आकृति और क्या प्रदान करती है? आकार। कोशिका की बाह्य आघातों से क्या प्रदान करती है? सुरक्षा। और प्रतिकूल परिस्थितियों में नष्ट होने से बचाती भी कौन है? कोशिका झिल्ली। मेरे कहने का मतलब है, जो पादप कोशिका में जो काम कोशिका भित्ति का था, प्लांट सेल में जो काम कोशिका भित्ति का था, जंतु कोशिका एनिमल कोशिका में वो काम कौन करेगी? कौन करेगी? कोशिका झिल्ली करेगी।
जो जंतु कोशिका में कोशिका को निश्चित आकृति और आकार कौन प्रदान करेगी? कोशिका झिल्ली। तो पहली चीज याद हुई, बोलो सबके समझ में आ गई? एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। कोशिका झिल्ली क्या विशेषता है कि पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में सबसे बाहरी स्तर के रूप में कौन होती है? कोशिका झिल्ली होती है। अब इसके बाद में बात करें तो कोशिका झिल्ली की खोज किसने की? तो ये कोशिका झिल्ली की खोज जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था नेगेली। क्या नाम था? नेगेली। वैसे खोज से क्वेश्चन कम पूछा जाता है झिल्ली का, लेकिन और इसको ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द जिस व्यक्ति ने दिया था उस व्यक्ति का नाम था प्लो। क्या नाम था? प्लो। अब ये भी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी थी, हेमी सेल्यूलोज से बनी थी, पेक्टिन से बनी थी। तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। एक का नाम होता है प्रोटीन, एक का नाम होता है फोस्फोलिपिड और एक का नाम होता है प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली में कितने स्तर पाए जाते हैं? तीन। एक कौन सा? एक और एक प्रोटीन। और इसके तीनों स्तर को समझाने के लिए एक मॉडल आया, उस मॉडल का नाम है सैंडविच मॉडल। उस मॉडल का नाम क्या है? सैंडविच मॉडल। और क्या सैंडविच मॉडल क्या कहता है कि जिस प्रकार से सैंडविच में तीन स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर पाए जाते हैं? तीन। सबसे ऊपर कौन होती है? ब्रेड। उसके नीचे भी कौन होती है? ब्रेड। और उसके बीच में क्या पाया जाता है? मसाला। क्या पाया जाता है? मसाला। तो जिस प्रकार से दो ब्रेड के बीच में क्या पाया जाता है? मसाला। स्तर कितने नजर आ रहे हैं आपको? तीन। वैसे ही कोशिका झिल्ली में जो ब्रेड है, इस ब्रेड की तुलना की गई है प्रोटीन से। यहां भी ब्रेड की तुलना किससे की गई है? प्रोटीन से। और जो बीच में मसाला है, इस मसाले को तलने के लिए घी या तेल की आवश्यकता होती है, और घी या तेल वसा होती है, और वसा को हम क्या कहते हैं? लिपिड। तो यहां पर कितने स्तर होते हैं? तीन। एक का नाम प्रोटीन। जो ऊपर वाला स्तर है ब्रेड का, ये 20 से 25 एंगस्ट्रॉम बड़ा होता है। ये नीचे वाला भी 20 से 25 एंगस्ट्रॉम बड़ा होता है, लेकिन बीच वाले की मोटाई होती है 30 से 35। तो जो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 20 और 20, 40 और 30, 70। यहाँ 25 और 25, 50 और 35, 85। तो इसकी टोटल मोटाई कितनी होती है? 70 से 85 एंगस्ट्रॉम। इसलिए एनसीईआरटी की क्लास 11 की किताब कहती है कि कोशिका जो झिल्ली होती है उसकी मोटाई लगभग कितने एंगस्ट्रॉम होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम? 75। स्तर कितने होते हैं? 3। विद्यार्थियों, पाई कहां जाती है? तो पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति के अंदर, और जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है। तो हेडिंग लिखिए कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन, देखो कोशिका झिल्ली, देखिए सेल मेम्ब्रेन। नंबर 1 लिखो खोज। खोज में लिखो नेगेली। नंबर 2 लिखो शब्द। शब्द में लिखो प्लो। शब्द किसने दिया था? प्लो ने। नंबर 3 लिखो मोटाई, और मोटाई में लिखो 75 एंगस्ट्रॉम। मोटाई में लिखिए 75 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम नापने की यूनिट है 10 की घात -6 होती है। नंबर 4 लिखो रासायनिक संगठन। 4 लिखिए रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन में लिखो प्रोटीन।
एवरेज निकाला है, फिक्स। हाँ, रासायनिक संगठन में प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, और प्रोटीन, इसकी मोटाई की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें मानी। कोई 70 से 105 कह रहा है, कोई 70 से 85 कह रहा है, लेकिन जो वैलिड एनसीईआरटी होती है, और एनसीईआरटी की 11th की बुक में इसकी मोटाई को लगभग 75 एंगस्ट्रोम माना गया है। अब मैंने बताया था कि जो प्रोटीन इस तरह कितना होता है 20 से 25, नीचे वाला भी कितना होता है 20 से 25, बीच वाला कितना होता है 30 से 35, तो 70 से कितना हो गया 85। तो एनसीईआरटी ने इसको राउंड फिगर में इसकी मोटाई लगभग कितनी मान ली 75 एंगस्ट्रोम। अब ये जो जितनी भी मैंने चीजें लिखी है, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? रासायनिक संगठन, जो क्या होता है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। तो आपसे पूछे ये विद्यार्थियों किससे बनी होती है? तो प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अगला पॉइंट लिखो, 5वां लिखो, यह त्रिस्तरीय होती है, यह त्रिस्तरीय होती है, यह त्रिस्तरीय होती है, त्रिस्तरीय होती है जो जंतु कोशिका में, यह त्रिस्तरीय होती है जो जंतु कोशिका में, जो जंतु कोशिका में सबसे बाहर की तरफ, जो जंतु कोशिका में सबसे बाहर की तरफ, जो जंतु कोशिका में सबसे बाहर की तरफ, अगली को जबकि पादप कोशिका में, देखो जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। देखो जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। और हेडिंग लिखो सैंडविच मॉडल, लिखिए सैंडविच मॉडल। उसके सामने लिखिए डेनियल वेडोवसन, डेनियल वेडोवसन। तो सैंडविच मॉडल का प्रतिपादन जिन्होंने किया था उनका नाम क्या था? डेनियल और वेडोवसन। बना लो। उतार लिया?
ओके बेटा, उतार लिया क्या? तो इसमें कितने इस तरह सबको याद हो गए? 3, एक प्रोटीन, एक फॉस्फोलिपिड, एक प्रोटीन। इसकी मोटाई कितने एंगस्ट्रॉम? 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक बात। अब आगे आप हेडिंग लिखिए, लिखो कोशिका झिल्ली के कार्य। लिखो कोशिका झिल्ली के कार्य। वो तो भित्ति के लिखे थे बेटा, अब झिल्ली के भी तो लिखने पड़ेंगे। देखो कोशिका झिल्ली के कार्य। लिखो कोशिका झिल्ली के कार्य। नंबर 1 लिखो, यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। निश्चित आकृति व आकार प्रदान करती है। नंबर 2, यह जंतु कोशिका की बाह्य आघातों से, यह जंतु कोशिका की बाह्य आघातों से इस क्लास का, ये रजिस्टर इस क्लास का 1 नंबर रूम में मिला था, उनको देता हूं। ऐसे भूला मत करो भाई। आपका नहीं, इसका सब्जेक्ट क्या है ये पूछ रहे हैं मुझके लिए, खाली नहीं है, अंदर लिखा हुआ है। लो दे दो। और ये भी इसी का है, रॉयल फोटो स्टेट वाला। ये किसका है भाई? नहीं है किसी का? चलो ये बोतल कोई सोनालिका है? कोई सोनालिका? नहीं, चलो छोड़ो। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। ये जंतु कोशिका की बाह्य आघातों से, ये जंतु कोशिका की बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये जंतु कोशिका की बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है या करती है? करती है लिख दो। जंतु कोशिका की बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 3, यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों में, यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों में, यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे लिखिए सूखने से बचाती है। यह कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों में सूखने से बचाती है। और नंबर 4 लिखो, यह आगे लिखो यार, तो चयनात्मक पारगम्य, मतलब बताऊंगा अभी। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। आगे लिखो, इसलिए इसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में
इसलिए इसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का परिवहन होता है। इसलिए इसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का परिवहन होता है। देखो, इसलिए इसके द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का परिवहन होता है। देखिए, जैसे परासरण, ऑस्मोसिस। देखो, जैसे परासरण, ऑस्मोसिस। देखो, जैसे परासरण, ऑस्मोसिस। अब एक एक का मतलब बताऊंगा, क्या परासरण होता है, क्या विसरण होता है, चयनात्मक पारगम्य का क्या मतलब है, देखिएगा। एक शब्द है जो पारगम्य, तो आपको ध्यान रखना, जो अर्थ 3 शब्द होते हैं। एक तो होता है पारगम्य, एक होता है जो अपारगम्य, और एक होता है जो अर्धपारगम्य। और जो अर्धपारगम्य होता है, इसी का दूसरा नाम है चयनात्मक पारगम्य। इसी का दूसरा नाम क्या है? चयनात्मक पारगम्य। अब जो पहला शब्द है, जो पारगम्य का मतलब क्या होता है? पारगम्य का मतलब होता है कि जैसे ये कोई 2 कोशिकाएं, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संपूर्ण पदार्थों का स्थानांतरण हो जाता है, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संपूर्ण पदार्थों का आवागमन हो जाता है, या सारे के सारे पदार्थ एक से दूसरे में चले जाते हैं, उसका मतलब वो क्या है? पारगम्य है। जैसे गेट है, इस गेट से आप सारे लोग यहां से क्या जा सकते हो? बाहर भी जा सकते हो और बाहर से अंदर भी आ सकते हो, तो गेट हमारे लिए क्या है? पारगम्य है। अगला शब्द क्या आता है? अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो किसी भी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। जब एक से दूसरे में सारे पदार्थ जा सकते हैं, उसको तो क्या कहते हैं? और एक से दूसरे में जब किसी भी पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अपारगम्य। लेकिन अगली का नाम क्या है? जो चयनात्मक पारगम्य या अर्धपारगम्य। तो चयनात्मक पारगम्य, अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि जो कुछ के लिए तो क्या होती है? पारगम्य, और कुछ के लिए क्या होती है? अपारगम्य। जहां से कुछ पदार्थ तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं, और कुछ पदार्थ एक से दूसरी में, लेकिन जो कौन से जा सकते हैं और कौन से नहीं जा सकते, इसका इसके द्वारा चयन किया जाता है। तब नाम क्या पड़ा? चयनात्मक पारगम्य। यही सेलेक्ट करेगी कि कौन से पदार्थ के लिए ये झिल्ली जब पारगम्य है और कौन से पदार्थ के लिए झिल्ली अपारगम्य। जैसे आपके रीट L1 का ये केवल बैच है, इस L1 के बैच में कंपटीशन बहुत कम है। या 9 में से 1 का सिलेक्शन होगा। यहां सबसे कम, इस जमाने में सबसे कम कंपटीशन L1 में है अभी वर्तमान में, जिसमें 9 में से कितना सेलेक्ट होगा? 1। ठीक है, 9 में से। अब यह सिलेबस में जो स्मार्ट स्टडी करेगा उसका होगा। 9 में से कितने का सिलेक्शन होगा? 1। और जो कोशिका झिल्ली है, वो कोशिका झिल्ली आपका एग्जाम है। वो कोशिका झिल्ली क्या है? आपका एग्जाम। जैसे माना कि 9 लोग एग्जाम देने आए हैं, उसमें से 1 का क्या होगा? चयन। अब जो एग्जाम जो है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है? कोशिका झिल्ली के तरह। और जिसका एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होगा, वो इस प्रकार की स्कूल में जाकर पढ़ाएगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उस स्कूल का गेट उस 1 के लिए तो क्या होगा? पारगम्य, और बाकी 8 के लिए क्या होगा? अपारगम्य। वह बंदे टोटल कितने हैं? 9। उसी प्रकार से यहां पर जो एग्जाम है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है? कोशिका झिल्ली की तरह कार्य कर रहा है, जो 1 के लिए तो पारगम्य होता है और बाकी 8 के लिए क्या है? अपारगम्य। अब मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा परासरण, और एक शब्द होता है विसरण। ये परासरण विसरण दोनों लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर पाया जाता है।
विद्यार्थियों, दोनों में ही पदार्थों का गमन अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर होता है। लेकिन विसरण ठोस में भी होता है, विसरण द्रव में भी होता है, और विसरण सबसे ज्यादा विसरण किस में होता है, उससे कम किस में होता है, और सबसे कम किस में होता है, ठोस में। विसरण का मतलब होता है पदार्थों का अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर होने वाला गमन। इसमें कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने यहां अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश हरे, तो जैसे ही अगरबत्ती जलाई तो अगरबत्ती का धुआं यहां से निकल रहा है, यहां पर धुएं की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, लेकिन धुएं के कण पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इसको कहा जाता है विसरण। क्या कहा जाता है, विसरण। आपने कमरे में स्मोकिंग की, सिगरेट का सेवन किया, सिगरेट का जो धुआं था, जिस जगह सिगरेट मौजूद है वहां धुएं की सांद्रता ज्यादा है, लेकिन दूसरे जगह पर धुएं की सांद्रता क्या है, कम। वो धुआं पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विसरण। आपके सिगरेट पीने के आधे घंटे बाद आपकी मिसेज आती है, उसको पता चल जाता है कि किसी ने सिगरेट पी। क्यों? क्योंकि धुएं के कारण, विसरण के कारण कमरे के अंदर क्या हो गए, व्याप्त हो गए, फैल गए, प्रसारित हो गए। इसको क्या कहा जाता है, विसरण। जबकि जो परासरण है, ये परासरण केवल किस में पाया जाता है, द्रव में, या केवल किस में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। जैसे आपने विद्यार्थियों एक इस प्रकार से पानी की बोतल ली या कोई ग्लास लिया, ग्लास के अंदर जल भरा, इस जल के अंदर या थोड़ा सा आपने अल्कोहल डाला, क्या डाला, या जो शराब डाला, बियर डाली, कुछ समय के पश्चात अल्कोहल सारे जल के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है। फिर बता सकते हो कि ये दारू है और ये जल है? नहीं बता सकते, क्योंकि वो जो सारे का क्या हो गया है, विसरण हो गया। जबकि तो ध्यान रखना, विसरण ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, और लेकिन परासरण केवल किस में होता है, द्रव में। क्या 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 बता सकते हैं? अल्कोहल की मात्रा, हाँ मात्रा बता सकते हैं ना। मात्रा तो जो अल्कोहल का परसेंटेज है ही, जो जितनी भी शराब है उनमें 42 से 46 है। हाँ वो हम भी बता सकते हैं, जो डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन है, वो जो पी के पता चलेगा, वो क्या देख के नहीं पता चलेगा, वो आज देखने से ही पता चल जाएगा। लाइट दिखेगा तो डाइल्यूट है, कम है, अल्कोहल ज्यादा है, तो वो तो थोड़ा, अरे इससे रिकॉर्डिंग हो रहा है, पूरा स्थान में जाएगी, है ना। यहाँ देखो, इसलिए मैं यहाँ बीच में केवल समझाने पर, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे भी है, लेकिन ये क्या, ये नहीं, गलत कुछ नहीं कह रहा मैंने, कब कहा गलत है, लेकिन फिर भी ज्यादा एग्जाम्पल वो मैं नहीं दे सकता, आप पूरा तो सुना ही नहीं देगा इसमें, मुझे तो वही, नहीं तो मैं भी बता दूंगी डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन है, क्या है सारा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया कोशिका झिल्ली किसकी तरह कार्य करती है, चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह क्या करती है, कार्य करती है। अब इसके बाद में जो कोशिका का समग्र अवलोकन करें, कोशिका के बारे में देखें, तो कोशिका में जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो सबसे बाहर का स्तर होता है, वो भी अभी आपने देखा, उसका नाम क्या होता है, कोशिका भित्ति। क्या नाम होता है, कोशिका। और जो कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए तो जो पीछे भाग बचेगा उसका नाम होगा जीव द्रव्यक, या इंग्लिश में प्रोटोप्लास्ट। क्या होता है, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। या प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है कि विद्यार्थियों, कोशिका में से किसको हटा दिया गया है, कोशिका भित्ति। केवल कोशिका में से कोशिका भित्ति को अलग कर दें तो बाकी जो भाग बचता है उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जंतु कोशिका की संरचना ही जीव द्रव्यक होती है? ये जंतु कोशिका एक जो प्रोटोप्लास्ट सेल होती है, जंतु कोशिका एक जीव द्रव्यक कोशिका होती है, ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं, तो क्यों कह सकता हूं?
क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती ही, तो कोशिका में से कोशिका भित्ति हटाए तो पीछे सारा भाग क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट। एक प्रोटोप्लास्ट होता है, एक प्रोटोप्लाज्म होता है, उनमें अंतर। एक जीव द्रव्यक होता है, एक जीव द्रव्य होता है, इसलिए मैं सारणी बना रहा हूं, गलती नहीं करनी, ठीक। एक जीव द्रव्यक होता है। इस जीव द्रव्यक में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। उसमें एक भाग का नाम होता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है? कोशिका झिल्ली। और इसके बाद में जो पीछे भाग बचता है उसका नाम होता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। मतलब क्या हुआ? जैसे ये कोई कोशिका है तो सबसे बाहर वाला स्तर तो क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर वाला स्तर क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कोशिका झिल्ली। मैंने कल भी बताया था। और कोशिका झिल्ली के अंदर वाला सारा भाग क्या कहलाता है? जीव द्रव्य में कितने भाग होते हैं? दो। एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक या केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में कितने भाग होते हैं? 4। एक केंद्रक झिल्ली, केंद्रक की लुगाई का नाम, और केंद्रक द्रव्य, और एक कौन होता है? गुणसूत्र। तो कल मैंने चित्र से आपको समझाया था जीव द्रव्य में कितने भाग होते हैं? 2। कितने भाग? 2। एक का नाम क्या होता है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और जातियों केंद्रक झिल्ली से बाहर का जो भाग होता है या कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का भाग क्या कहलाता है? कोशिका द्रव्य कहलाता है। और दूसरा जो भाग होता है उसका नाम क्या होता है? विद्यार्थियों केंद्रक या केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक में कितने भाग होते हैं? 4। एक का नाम, सबसे पहले केंद्रक झिल्ली जो कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से क्या करती है? अलग करती है। नंबर 2 पर क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। नंबर 3 पर केंद्रिका। और केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने। और नंबर 4 पर कौन? गुणसूत्र। जो गुणसूत्र पर कौन पाए जाते हैं? जीन। और जीन्स को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। क्यों कहते हैं आनुवंशिकता की इकाई? क्योंकि जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। और गुणसूत्र पर जीन किस क्रम में पाए जाते हैं? रेखीय क्रम में। एक कोशिका द्रव्य होता है, क्या होता है? केंद्रक। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ये मैंने एक झिल्ली बनाई, इस झिल्ली का नाम क्या है? कोशिका झिल्ली। नाम क्या है बेटा? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो ये होती है इसका नाम क्या होता है? केंद्रक झिल्ली। क्या नाम होता है? केंद्रक झिल्ली। तो यहां आपको क्या बताना है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का जो ये भाग होता है, इस भाग का नाम क्या होता है? कोशिका द्रव्य। क्या नाम होता है? ये कौन सी झिल्ली है? ये कौन सी झिल्ली है? इनके बीच का ये भाग, ये भाग, ये भाग, और जो केंद्रक झिल्ली के अंदर का सारा भाग क्या कहलाएगा? केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को केंद्रक द्रव्य से अलग करने का काम कौन करती है? केंद्रक झिल्ली करती है। कौन करती है? केंद्रक झिल्ली। ये हमने कल चित्र से आगे पूरा डिटेल से समझाया था। अब बचा क्या बेटा? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य जो होता है इसके अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिका। इसमें कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली का मतलब 2 झिल्लियां पाई जाती है। कितनी झिल्लियां होती हैं? 2। और जातियों कोशिका में 2 झिल्ली वाले 3 कोशिकांग होते हैं। एक तो होता है केंद्रक, एक तो कौन होता है? केंद्रक। आपने क्या देखा? 2 झिल्लियां हैं। कितनी झिल्लियां हैं? 2। और जातियों केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं? नियंत्रण करता।
केंद्रक को कोशिका का मुखिया कहते हैं, केंद्रक को कोशिका का मैनेजर कहते हैं। और जो ये दूसरा भाग है इसका, जिसमें दोहरी झिल्ली होती है, उसका नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम होता है? माइटो। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी क्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिया होती है वो होती है श्वसन की क्रिया। तो इसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग की बात करें तो दोहरी झिल्ली वाले दो कोशिकांग है कोशिका द्रव्य में। बेटा एक का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह, पावर हाउस कहते हैं। और इसमें कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया। और इसके अलावा जो दोहरी झिल्ली वाला दूसरा है उसका नाम क्या है? हरित लवक। क्या नाम है? और हरित लवक में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। याद हो जाना चाहिए। हरित लवक में कौन सी होती है? प्रकाश। और श्वसन की किसमें होती है? अब आता है एकल झिल्ली वाले। एकल झिल्ली मतलब जिनके चारों ओर केवल कितनी झिल्ली पाई जाती है? एक ही झिल्ली पाई जाती है। और एकल झिल्ली वालों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आती है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः परदेवी जालिका। जैसे ये आपका कमरा है कोशिका, इस कमरे के बीच बीच में कुछ खाली जगह है जहां से पदार्थों का परिवहन हो सकता है। अभी चाय आई थी, चाय का परिवहन हुआ था, वो भैया रजिस्टर लेके आए थे, रजिस्टर का क्या हुआ था? परिवहन। तो कोशिका, ये पूरी कोशिका है, कोशिका के अंदर का सारा भाग कहलाता है जीव द्रव्य, प्रदैव्य। तो नाम क्या होता है? अंतः मतलब अंदर, प्रदैव्य मतलब किसमें? कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाती है? जालिकाएं पाई जाती है, जिनको क्या कहते हैं? अंतः परदेवी जालिका। और अंतः परदेवी जालिका का काम क्या होता है? पदार्थों का क्या करना? परिवहन। एक होता है गोल्जी काई, इसको ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। बेटा मोबाइल, गोल्जी काई को हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन। और एक होता है लाइसोसोम। और जो लाइसोसोम होता है उसको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं बेटा? आत्मघाती थैली। अभी बताएंगे सब, राइबोसोम भी बताएंगे, लाइसोसोम भी बताएंगे। ठीक है। तो जो एकल झिल्ली वाला कौन होता है? अंतः परदेवी जालिका। और कौन होता है? गोल्जी का है। और कौन होता है? लाइसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। और भी बहुत सारे होते हैं पर मेन ही है ये। इसके अलावा होते हैं झिल्ली विहीन। क्या होते हैं? झिल्ली विहीन। झिल्ली विहीन का मतलब जिनके चारों ओर कोई झिल्ली पाई नहीं जाती, जिनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती, उनको क्या कहते हैं? झिल्ली विहीन। और झिल्ली विहीन का उदाहरण है राइबोसोम। क्या नाम है झिल्ली विहीन का? और जो राइबोसोम का काम होता है किसका? संश्लेषण करना, प्रोटीन का क्या करना? संश्लेषण। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहा जाता है? फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये कोशिका का समग्र अवलोकन हो गया। कोशिका में क्या क्या होता है? कोशिका में सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है कोशिका। कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा दे तो क्या बचता है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट। उसमें कौन होती है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर का सारा भाग क्या कहलाता है? इसमें एक कौन होता है? कोशिका द्रव्य। और एक कौन होता है? केंद्रक में कितने भाग होते हैं? एक कौन सी झिल्ली? एक कौन? एक कौन? एक कौन? और अगर चारों भाग मौजूद होते हैं तो सुविकसित केंद्रक कहा जाता है। और सुविकसित केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और अगर चारों भाग में से कोई एक भी भाग या चारों ही भाग अनुपस्थित हो तो उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है।
अब यहां पर मैंने क्या लिखा, कोशिका द्रव्य। ये किस किस के बीच में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच का भाग क्या कहलाता है, जिसमें कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। दोहरी झिल्ली वाले दो हैं, एक का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया, एक का नाम, इसमें कौन सी क्रिया, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक। और क्लोरोफिल वर्णक के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है। फिर एकल झिल्ली वाली कौन है, ईआर। ईआर का मतलब अंत है परदेवी जाली का, जिसके द्वारा पदार्थों का क्या होता है। फिर कौन है, क्या कहते हैं, ट्रैफिक। फिर कौन है, क्या कहते हैं, और झिल्ली विहीन में कौन है, जो क्या करता है। और झिल्ली विहीन का एक और है जिसका नाम है तारक काय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका। ये मेन चीज ज्ञान करना, विभाजन का कार्य करता है और ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करने में सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो कौन है, तारक काय। कौन है, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, जंतु में पाई। हरित लवक किसमें पाया जाता है, जंतु में पाई। रिक्तिका किसमें पाई जाती है, पादप में। जंतु में या तो होती नहीं है, होती तो आकार में क्या होती है, छोटी। लेकिन तारक काय किसमें पाया जाता है, जंतु में, लेकिन पादप में पाया नहीं जाता है। ठीक बात। आपसे पूछे प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है, जो प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, श्वसन की क्रिया किसमें होती है, आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। हेडिंग लिखो, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। देखिए, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है ये, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। पादपों में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बीच में डिटेल में देखें तो मध्य पटलिकार यही है जो कोशिका भित्ति है। हाँ, बस वो 3 स्तर होते हैं उसमें। ठीक है, आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। तो यहां नीचे लिखना बेटा, जीव द्रव्य, देखो जीव द्रव्य प्लस कोशिका झिल्ली। देखो, जीव द्रव्य प्लस कोशिका झिल्ली, झिल्ली बराबर जीव द्रव्यक। देखो, जीव द्रव्य प्लस कोशिका झिल्ली बराबर जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट। जीव द्रव्य के साथ किसको जोड़ा जाए, कोशिका झिल्ली को, तो क्या बनता है, जीव द्रव्यक। ऐसे तीर का निशान लगा के और लिख देना, कोशिका माइनस कोशिका भित्ति। कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटाएं तो भी क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में कोशिका झिल्ली जोड़ें तो भी क्या कहलाता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के 2 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले, 2। सबसे पहले कोशिका में से किसको हटा दिया जाए, कोशिका, या जीव द्रव्य के साथ क्या जोड़ा जाए, कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, मेरे बाबू अभी तो बताया था पूरा, ये उस समय आपका ज्ञान नहीं था। ये कोशिका द्रव्य में दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग, झिल्ली विहीन कोशिकांग, उस समय आपका ज्ञान ही नहीं था, आप मोबाइल चला रहे थे, आप मोबाइल चला रहे थे उस समय। तो बेटा, जीव द्रव्य प्लस कोशिका झिल्ली बराबर क्या होता है, जीव द्रव्य, या कोशिका माइनस कोशिका भित्ति बराबर क्या होता है, जीव द्रव्य। लिखो विद्यार्थियों, जीव द्रव्य की खोज, देखो जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। देखो, जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। देखो, जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। द्रव्य, द्रव्य, द्रव्यक नहीं,
को जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। ने की थी, जबकि जीव द्रव्य शब्द पुरकिंजे ने दिया था। 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 आगे लिखो जीव द्रव्य बराबर, देखो जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य, देखो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। देखो जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। है बेटा, अभी ब्रेक नहीं। अरे बात नहीं बेटा, चित्र उतारो। हाँ जी,
काम बना लिया था। तो क्या हो गया, गर्दन काटोगे क्या? आगे लिखो बेटा। आगे लिखो, यह कोशिका का जीवित पदार्थ होता है। 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 आगे लिखो, जो हक्सले के अनुसार, व्यक्ति का नाम है हक्सले। देखिए, हक्सले के अनुसार लिखो बेटा, हक्सले के अनुसार, हक्सले के अनुसार इसमें जैव रासायनिक क्रियाएं, इसमें जैव रासायनिक क्रियाएं, हक्सले के अनुसार इसमें जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है। हक्सले के अनुसार इसमें जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है, संचालित होती है। आगे लिखो, इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। 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 अब बात आती है, हम सब के जीवन का भौतिक आधार क्या है, बताओ। हम सब के जीवित रहने के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरी है। और एनर्जी का संचय कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैंने बताया कि जीव द्रव्य के अंदर क्या संचालित होती है? जैव रासायनिक क्रियाएं। तो जैव रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी संचालित होती है? लिखो, नंबर 1 लिखो, जो ऊर्जा का एटीपी के रूप में संचय। लिखो, ऊर्जा का एटीपी के रूप में संचय। मुझे हेडिंग कुछ नहीं लगेगी, उदाहरण है उनके, आपको सीधा ही लिख रहे, हेडिंग कुछ नहीं लगानी। मैंने बताया ना, जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है। तो लिखो, ऊर्जा का एटीपी के रूप में संचय। इसके सामने लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। उसी जीव द्रव्य में चल रहा है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहते हैं? उसमें जैव रासायनिक क्रियाएं कौन सी संचालित होती है? पहली जैव रासायनिक क्रिया है बेटा एटीपी के रूप में संचित करना एनर्जी को। नंबर 2 श्वसन। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट पेपर में जनरल साइंस में, कि किसी भी कोशिका में श्वसन किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और श्वसन अंग कौन सा होता है? फेफड़े। नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण। नंबर 3 लिखो प्रकाश संश्लेषण। लिखो हरित लवक। नंबर 4 प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। तो मैंने आपको एक लाइन लिखा है कि जीव द्रव्य में जैव रासायनिक क्रियाएं संचालित होती है। जैव रासायनिक क्रियाएं कौन सी है बेटा? प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, और कौन सी? श्वसन। और ऊर्जा का किसके रूप में संचय? एटीपी के रूप में संचय कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में।
क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आगे आपकी जी पवन सर की क्लास होगी नहीं, और हाँ, और मेरी इतनी ही होगी। पवन सर की होगी नहीं और मेरी इतनी ही होगी। हो जाएगा विद्यार्थियों, 2 दिनों में कोशिका पूरी हो जाए, 10 दिन में करवा दूंगा पूरी बायोलॉजी। मेरा